मैं दरभंगा में एक आवासीय विद्यालय में पढ़ता था जब जुरासिक पार्क फिल्म हमारे शहर आई थी। अब यह साधारण घटना है, लेकिन उस वक्त हॉलीवुड की फिल्में छोटे शहरों में कम ही आती थी। मल्टीप्लेक्स तो नदारद थे। सिनेमा हॉल में बीसी डीसी बालकनी के टिकट मिलते थे। यह 1993-94 की बात है, जब हॉस्टल से बड़ी मशक्कत के बाद हम फिल्म देखने बाहर निकले। स्टीवन स्पिलबर्ग की इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। छोटे शहरों के लिए हिंदी में डबिंग हुई थी, जिसमें डायनासोर को बड़ी छिपकली नाम से संबोधित किया था। ये विशाल काया वाला जीव जब गुर्राता था तो सिनेमा हॉल के बाहर गुजार रहे पदयात्री ठिठक जाते थे। यूं लगता था कि हम किसी पाषाण युगीय जंगल में हैं और ये डायनासोर हमारा ग्रास कर लेंगे। हफ्तों क्या महीनों तक इस फिल्म के चर्चे रहे। इसकी राष्ट्रीय अपील इस बात से समझी जा सकती है कि अगले गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय डायनासोर मॉडल प्रदर्शित किए गए। हालांकि जीव विज्ञान में पढ़ रखा था, मगर फिर भी विश्वास नहीं होता कि ऐसे जीव कभी पृथ्वी पर चले होंगे जिनके कदमों की थाप से ही धरती हिल जाती होगी। अगर चले भी होंगे तो भारत में नहीं चले होंगे। हमारे किसी वेद पुराण में इस दानासुर का जिक्र नहीं। हाँ, गुलजार ने दूरदर्शन पर एक बाल धारावाहिक के लिए गीत लिखा था, छिपकली के नाना हैं, छिपकली के हैं ससुर, दानासुर दानासुर। उस वक्त यह कल्पना नहीं की थी कि मैं भारत के डायनासोरों पर कभी कुछ कहूंगा। अगर मैं कहूं कि डायनासोरों की जन्मस्थली भारत है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति तो तब होगी जब कहूंगा कि डायनासोर अपने जबलपुर के हैं। यूं तो 1933 में खोजे गए एक डायनासोर का वैज्ञानिक नाम ही जबलपुरिया रखा गया। जबलपुर की कहानी उससे भी पुरानी है। इस कहानी की शुरुआत करता हूं एक औसत फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से, जो मैंने यहां नॉर्वे में पैरवी लगाकर सिनेमा हॉल में लगवाई और फिल्म बिल्कुल फ्लॉप निकली। मुझे मालूम पड़ा था कि यह मशहूर उपन्यास कन्फेशंस ऑफ अ ठग पर आधारित है, लेकिन यह तो बेकार नौटंकी निकली। असल इतिहास यह है कि जबलपुर में एक ब्रिटिश ऑफिसर हुए विलियम स्लीमैन। उनका श्रेय यह है कि उन्होंने मध्य भारत में चल रहे ठगों के सिंडिकेट का सफाया किया। अपने संस्मरण में उन्होंने फिरंगिया, अमीर अली और अमन सुबादार जैसे ठगों का जिक्र किया है। इसी इतिहास पर 1839 में फिलिप मीडोज टेलर ने वह मशहूर उपन्यास लिखा। 1828 ईस्वी में विलियम स्लीमैन जबलपुर के बड़ा शिमला पहाड़ी में घूम रहे थे जब उन्हें एक पत्थर दिखा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने नर्मदा घाटी के पहले जीवाश्म ढूंढ लिए हैं। मैं अपने घर के पास की पहाड़ी में पठारी बसाल्ट सतह और उसके नीचे की सतह के मध्य कुछ ढूंढ रहा था। मुझे कुछ पाषाण जड़ें और शाखाएं नजर आई जो बसाल्ट के बहाव से अभी अभी उभर आई थी। थोड़ी ही देर में मुझे किसी जानवर की अस्थियां मिली। किसी जानवर की अस्थियां। उन्होंने अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखा, यह डायनासोर की अस्थियां थी जिसे वे नहीं पहचान पाए। कैसे पहचान पाते? उस वक्त यह जीव ही कल्पना से परे था। इससे 4 वर्ष पूर्व 1824 में विलियम बकलैंड ने मेगालोसोरस पर एक लेख लिखा था, लेकिन डायनासोर नाम अस्तित्व में नहीं आया था। उन्होंने अस्थियां कलकत्ता के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जमा करवा ली। वहां के विशेषज्ञ ह्यूग फाल्कनर ने इसकी चर्चा अपने संस्मरण में की। जब 14 साल बाद 1842 में पहली बार रिचर्ड ओवन ने ऐसे जीवों को डायनासोर नाम दिया तो भारत की यह रहस्यमय अस्थि भी लंदन मंगवाई गई। 1877 में रिचर्ड लीडेकर ने इसे डायनासोर के टाइटेनोसोरस इंडिकस प्रजाति में शामिल कर लिया। इस तरह दुनिया के पहले डायनासोर अस्थि की खोज जबलपुर में हुई। डायनासोर भारत में कब आए? पृथ्वी जब महामृत्यु के बाद सोकर उठी तो डायनासोर सामने खड़े मिले। महामृत्यु के ठीक बाद भारत में एक साथ कई ज्वालामुखी फटने लगी। पूरा वायुमंडल काले बादलों से पट गया और धरती पर लावा बिखर के आ गए। लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व
पैंजिया, जो एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, वह टूटने लगा। लॉरेंसिया, वह भी टूट गया। गोंडवाना के 2 फाक होने शुरू हो गए। इन घटनाओं के मध्य महामृत्यु से बच गई छिपकलियों की संख्या बढ़ने लगी। आंध्र के येलापल्ली में एक गैंडे जैसी छिपकली के जीवाश्म मिले जो इसी समय के थे। इसे वाडियासोरस नाम दिया गया। डायनासोर की हड्डियां हमारे गांवों में भी होगी, लेकिन इसे पहचानेगा कौन? मैं यह पॉडकास्ट करने के बाद भी इस काबिल नहीं कि किसी हड्डी के टुकड़े को उठाकर यह कह सकूं कि यह डायनासोर की हड्डियां है। 1968 की एक कहानी कहता हूं। आदिलाबाद आंध्र प्रदेश के एक गांव में भूगर्भ शास्त्री कुछ जीवाश्म ढूंढ रहे थे। महीनों ढूंढते रहे, कुछ हाथ नहीं लगा। जब वे बोरिया बिस्तर बांधकर लौट रहे थे तो पता लगा कि गांव में एक मंदिर है जहां कुछ प्राचीन पत्थरों की पूजा की जाती है। उन पत्थरों की तफ्तीश करने की इजाजत उन्हें नहीं थी, क्योंकि उनसे तो आस्था जुड़ी थी। आखिर गांव वालों से अनुरोध कर उसके जांच की आज्ञा ली गई। मालूम पड़ा कि यह दुनिया की सबसे पुरानी छिपकली लिस्ट्रोसोरस के जीवाश्म है। यह ऐसी छिपकली थी जो महामृत्यु से बच गई थी। वहीं आदिलाबाद में एक मांसाहारी छिपकली थ्रीनाक्सोडोन के जीवाश्म भी मिले। यह छिपकली दो पांवों पर खड़ी हो जाती थी। डायनासोर का उदय कुछ ऐसी ही छिपकलियों से हुआ। 24 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पहले डायनासोर आए। तंजानिया में मिला न्यासासोरस अब तक का सबसे पुराना जीवाश्म है, जो इसी काल का है। उस समय चूंकि यह भी गोंडवाना का ही अंग था, तो भारत में ही ये विचरण करते होंगे। लेकिन कहां विचरण करते होंगे? डायनासोर मुख्यतः शाकाहारी जीव थे। वे अक्सर नदी किनारे घाटियों में पाए जाते। जैसा मैंने पहले कहा है कि गोंडवाना की जो मुख्य नदी थी वह गोदावरी थी। डायनासोर को भारत में ढूंढने के लिए हमें गोदावरी नदी के किनारे जाना होगा। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डायनासोरों के पदचिन्ह ठीक इसी रास्ते में मिल सकते हैं। मिलेंगे तो तब जब ढूंढा जाएगा। हम भले अपनी कॉलर ऊंची कर लें कि 19वीं सदी में दुनिया का पहला डायनासोर ढूंढा गया। सच तो यह है कि आज तक एक भी संपूर्ण डायनासोर हमारे वैज्ञानिक नहीं इकट्ठा कर सके। अंग्रेजों के जाने के साथ ही यह पूरा शोध धीमा पड़ गया। 60 के दशक में अमेरिका से एक नवयुवक डायनासोर पर शोध करके लौटे। यह मशहूर जीवाश्म विज्ञानी बीरबल साहनी परिवार के अशोक साहनी थे। उनका बचपन ही जीवाश्म इकट्ठा करते हुए बीता था। वह जब भारत आए तो उन्होंने इस शोध को गति प्रदान की। उनके अतिरिक्त सोहनलाल जैन एक जीवाश्म वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी नई दिशा दी। 60 और 70 का दशक भारत के डायनासोर शोध का स्वर्ण युग था। डायनासोर से पहले उनके पूर्वज आए। 1974 में प्राणहिता गोदावरी घाटी में लगभग 23.8 करोड़ वर्ष पूर्व के डायनासोर के जीवाश्म मिले। शंकर चटर्जी ने इसे ढूंढा और जीवाश्म वैज्ञानिक एलिस वॉकर के नाम पर इसे नाम दिया अल्वाकेरिया। यह पृथ्वी के प्राचीनतम डायनासोर पूर्वजों में से एक है। यह लगभग 2 फीट लंबा और 2 किलो वजन का था। यहां यह भी बता दूं कि पृथ्वी के प्राचीनतम स्तनधारी जानवरों के जीवाश्म भी मध्य प्रदेश के 3 गांवों टीकी, जोरा और सिरमौर में मिले हैं। ये लगभग 22 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जिनका नाम गोंडवाना डोम और टिकिटोरियम दिया गया। जुरासिक कल्प लगभग 20.1 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। उस समय भारत डायनासोर का गढ़ हुआ करता था। राजस्थान से लेकर झारखंड तक ये डायनासोर गोदावरी के किनारे उछलते कूदते विचरण करते रहते थे। प्राणहिता गोदावरी घाटी इनका खजाना है, जहां सरकार एक जुरासिक पार्क बना रही है। वह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। मेडक तेलंगाना में जुरासिक कल्प के शुरुआत के लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर जीवाश्म मिले।
इससे भी कमाल मिली एक उड़ने वाली छिपकली। कोटा राजस्थान के निकट सिरोल खल गांव में एक मकान में लगे पत्थरों का जब परीक्षण हुआ तो यह 20 करोड़ वर्ष पुरानी छिपकली कैम्पाइलोग्नाथस मिली, जो कि उड़ सकती थी। इसी का दूसरा जीवाश्म चंद्रपुर महाराष्ट्र में मिलता है। सोचिए कि राजस्थान में एक उड़ता हुआ डायनासोर और महाराष्ट्र में एक उड़ता हुआ डायनासोर मिलता है, तो ये कितनी लंबी यात्रा करते होंगे। आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में 1977 में उस कल्प का भारत का सबसे बड़ा डायनासोर मिला, जो लगभग 18 मीटर का था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम पड़ा बरापासोरस टैगोराई। यह डायनासोर 16 से 18 करोड़ वर्ष प्राचीन था। कच्छ के रण में तो डायनासोर ही डायनासोर मिले। उनमें स्टेगोसॉरस प्रजाति मुख्य थी, जो जुरासिक कल्प के अंत में पाई जाती थी। यह पीठ और पूंछ पर नुकीले उभार वाले डायनासोर होते थे, जो पूंछ उठाकर चलते थे। सोचिए उस समय जब ये डायनासोर कच्छ में वितरण करते होंगे तो वहां का वातावरण कितना खूबसूरत होता होगा। कच्छ तो खैर आज भी खूबसूरत है। जोधपुर जैसलमेर हाईवे के किनारे डायनासोर के कदमों के निशान बताते हैं कि यह पश्चिम भारत जुरासिक पार्क की तरह ही रहा होगा। न सिर्फ पश्चिम भारत बल्कि कोटा, जो इस राजस्थान का कोटा नहीं बल्कि तेलंगाना में भी एक कोटा है करीमनगर जिला में, वहां भी जुरासिक कल्प के कोटासोरस के जीवाश्म मिले। यह लगभग 11 मीटर का डायनासोर था। जुरासिक कल्प के दौरान ही लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना पूरी तरह 2 भाग में बट गया। पश्चिमी गोंडवाना ने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को जन्म दिया। पूर्वी गोंडवाना ने भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को जन्म दिया। जाहिर है कि डायनासोर की दुनिया भी 2 खंडों में बट गई। जुरासिक काल के अंत में 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत और मेडागास्कर के मध्य भी दरार पड़ने लगी। यह दरार ही पश्चिमी घाट बनाती है। आप अगर केरल के तट को मेडागास्कर से जोड़कर देखें तो यह दरार आपको स्पष्ट नजर आ जाएगी। उस समय की भारत की कल्पना की जाए तो उत्तर में अरावली श्रृंखला थी। राजस्थान से लेकर मेघालय तक समुद्र तट था। हिमालय उस समय था ही नहीं। इसी समुद्र तट और गोदावरी के किनारे डायनासोर विचरण करते थे। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भारत से जुड़े हुए थे, जहां आज बंगाल की खाड़ी है। उस वक्त डायनासोर राजस्थान से चलकर सिडनी तक आराम से जा सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत का ही हिस्सा था। क्या जुरासिक कल्प के अंत में डायनासोर खत्म हो गए? सच तो यह है कि असल डायनासोर युग उसके बाद ही शुरू हुआ। जो खतरनाक विशालकाय टी-रेक्स हमने फिल्मों में देखे हैं, वह उसके बाद आए। नए कल्प की शुरुआत हुई, जिसे क्रेटासियस युग कहते हैं। इस कल्प को समझने के लिए हमें फिर से चलना होगा जबलपुर। यह इलाका मैंने भी खूब छाना है। संगमरमर के बने भेड़ा घाट और नर्मदा नदी का सौंदर्य भला किसे नहीं भाएगा। अनुमान है कि 10.5 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र द्वारा गोंडवाना की अरावली श्रृंखला काटने से नर्मदा और ताप्ती नदियों की उत्पत्ति हुई। इसी काल में यह सुंदर भेड़ा घाट भी बना और यहीं मिलेंगे इस काल के डायनासोर। क्रिटेशियस का अर्थ है खड़िया मिट्टी जैसे चौक होता है, उस जैसे सफेद पत्थर। राजस्थान के नागौर के संगमरमर हों या जबलपुर के, सभी इसी कल्प की देन है। नर्मदा और ताप्ती समुद्र के गोंडवाना को काटने से बने। इसके सबूत हैं समुद्री मछलियों के जीवाश्म जो मध्य प्रदेश के इंदौर और धार में मिले हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मछलियों और कछुओं के जीवाश्म मिले हैं, जो उस समय के थे। समुद्र निश्चित रूप से भारत की मुख्य भूमि को काट कर जाता था और कई उथले समुद्र हमारी धरती पर थे। ये समुद्र के रास्ते जब बंद हुए तो नर्मदा और ताप्ती की घाटियां बनी। क्रिटेशियस युग के डायनासोर की खोज अंग्रेजों के काल में
जबलपुर में हुई। यह जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। आजादी के बाद भी इस इलाके में बहुत रोचक खोज हुए। जबलपुर कैंटोनमेंट में जो बड़ा शिमला पहाड़ी है, वहां पर पाट बाबा मंदिर है। वहां के पुरोहितों ने दशकों से कुछ पत्थर संभाल कर रखे थे। पता लगा कि ये पत्थर दरअसल एक विशाल डायनासोर टाइटेनोसॉरस के अंडे थे, जिनकी पूजा भगवान शिव के लिंग मानकर की जा रही थी। अब भी ये उनके संरक्षण में हैं और कई टूट फूट भी चुके हैं। यह डायनासोर क्रिटेशियस युग का सबसे बड़ा जीव था, जो किसी 4 मंजिली इमारत जितना ऊंचा था। यह वही जीव थे जिसके अवशेष विलियम स्लीमैन को 19वीं सदी में वहीं जबलपुर में बड़ा शिमले पहाड़ी के पास मिले थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी डायनासोर मिले। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक बृहत काया सौरस नामक डायनासोर के जीवाश्म के दावे किए गए, जो संभवतः दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर थे। वहीं द्रविड़ सौरस की भी खोज हुई। हालांकि उनके शोध भारतीय भूगर्भ विज्ञान पर एक धब्बा बनकर रह गए, जब पता लगा कि उनका पूरा शोध नकली है। उसमें कुछ असली चीजें भी थी, लेकिन उन्होंने शोध जिस तरह से किया था उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह थे। नर्मदा किनारे मिल रहे डायनासोर के अंश झूठे नहीं हैं। एक इंडोसोरस नामक मांसाहारी डायनासोर भी यहीं मिला। इन सब से कहीं बड़ी खोज हुई अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर रायहोली, जो गुजरात के खेड़ा जिले में पड़ता है, वहां एक एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री में डायनासोर के अंडे मिलने शुरू हुए। अशोक सहानी की टीम वहां पहुंची। जब खोजबीन हुई तो वहां दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर के घोंसले और अंडे मिले। गांव वालों को कुछ खबर नहीं थी। मसलन एक डायनासोर का अंडा एक गांव की महिला अपने मसाला पीसने के लिए प्रयोग कर रही थी। जब गांव वालों को इसकी अहमियत पता लग गई तो उन्होंने कई अंडे चुरा लिए और पर्यटकों को बेचने लगे। यहीं से कुछ दूर एक डायनासोर के अवशेष भी मिले, जिसे राजासोरस नाम दिया गया। एक कमाल के शोध की जानकारी मुझे मिली डायनासोर के गोबर की। इन्हें कॉप्रोलाइट कहते हैं। आप कहेंगे कि डायनासोर के गोबर में क्या खास है? इससे यह पता लगता है कि डायनासोर आखिर खाते क्या थे। पता लगा कि यह जंगली धान और बांस जैसी चीजें खाते थे। यह साधारण खोज नहीं है। अब तक यह माना जाता रहा है कि धान भारत में चीन से आया, लेकिन करोड़ों वर्ष पूर्व अगर डायनासोर धान खा रहे थे तो यह हमारे भारत में मौजूद होगा। जाहिर है यह जंगली धान था जो वे खा रहे थे, और यह किसी खेत में नहीं उगा हुआ था, लेकिन धान की फसल हमारे यहां थी। यह बात पहले भी उड़ीसा में मिले धान के खेतों के अवशेषों से सिद्ध हुई है, लेकिन डायनासोर के गोबर धान को मनुष्य की उत्पत्ति से भी प्राचीन सिद्ध करते हैं। डायनासोर के अंडे खाने वाले सांप के जीवाश्म भी भारत में मिले। ये विशाल सर्प सानाजेह इंडिकस कहलाए। 20 करोड़ वर्ष पूर्व का भारत डायनासोरों से पटा पड़ा था, लेकिन एक दिन पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो गए। आखिर यह कैसे हुआ? दुनिया कयास लगाती रही है कि संभवतः कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या एक उल्का पिंड आकर गिरा। इसके कुछ सूत्र भी भारत से जुड़े हैं, बल्कि उसी सूत्र से भारत की संरचना भी जुड़ी है। मैं जब पहली बार नॉर्वे आ रहा था तो कन्याकुमारी की यात्रा पर गया। यह एक सुनियोजित यात्रा थी, या यूं कहिए कि कन्याकुमारी मुझे बुला रही थी। मुझे भी लगने लगा कि यह संभवतः मेरा सबसे लंबा प्रवास हो, क्योंकि अमूमन मैं लंबा प्रवास नहीं करता। स्वामी विवेकानंद रॉक पर खड़े होकर समुद्रों के भिन्न भिन्न रंग यह एहसास दिला दे गए कि जब संस्कृति बदलती है, जल के रंग भी बदल जाते हैं। इस स्थान को गोंडवाना जंक्शन कहते हैं। यही वह स्थान है जहां से गोंडवाना के 3 बंधु हमेशा के लिए बिछड़ गए। अगर जम्बू द्वीप का इतिहास समझना है तो हमें एक बार इस विवेकानंद रॉक पर जाकर खड़े होकर देखना होगा। 11.8 करोड़ वर्ष पूर्व एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भारत भूमि से अलग हो गए। इसी घटना से शिलोंग,
राजमहल, सिलहट की पहाड़ियां बनी। 8.8 करोड़ वर्ष पूर्व मेडागास्कर पूरी तरह अलग हो गया और भारत समुद्र में विचरण करता एक स्वतंत्र द्वीप बन गया। इसी समय आज के रियूनियन द्वीप से लेके सेशल्स द्वीप तक छोटे छोटे द्वीपों की पट्टियां भी अलग हुई। मेडागास्कर से अलग होने के बाद भारत लगभग 18-20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से पूर्व की ओर जाने लगा। ये एक तरह की जहाजी यात्रा जैसी थी। मुझे उस वक्त की कल्पना कर लाइफ ऑफ पाई फिल्म की याद आ गई। तमाम जंगल और डायनासोर लिए भारत अकेला समुद्र में विचरण कर रहा था। यहां एक बात बतानी जरूरी है कि सी आकार के पेंजिया के मध्य जो समुद्र था वह टेथीज सागर कहलाता था। जब सभी द्वीप अब बिखर गए तो वहां खुला समुद्र रह गया। भारत इसी समुद्र में आगे बढ़ रहा था जो अब हिंद महासागर कहलाता है। अगर भारत को एक जहाज माने तो इसका अगला नुकीला हिस्सा आज का सिंध और कच्छ का हिस्सा था। भारत जैसे ही मेडागास्कर से कुछ दूर आज के रियूनियन द्वीप तक पहुंचा कि अचानक जैसे किसी लक्ष्मण रेखा पर पैर रख दिया। ज्वालामुखी विस्फोट होने लग गए, बल्कि इन विस्फोटों से ही वह रियूनियन द्वीप बनकर तैयार हुआ। अगर भारत वहां से न गुजरता तो यह खूबसूरत द्वीप न होता। यह विडंबना है कि इसी द्वीप पर सदियों बाद भारत से बंधुआ मजदूर ले जाए गए, जिसका विवरण मैंने अपनी किताब कुली लाइंस में किया है। लगभग 6.8 करोड़ वर्ष पूर्व यह विस्फोट शुरू हुआ और अगले 40 लाख वर्षों तक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। भारत ने इतने घाव झेले कि लगभग संपूर्ण जीवन खत्म हो गया। डायनासोर युग भी इसके साथ ही खत्म हो गया। तमाम जंगल जलकर भस्म हो गए। सिवाय सांप, बिच्छुओं और बिल में छुपने वाले जानवरों के कुछ न बचा। पृथ्वी के इतिहास में किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट से इतना लावा बिखराव कभी नहीं हुआ। इस मायने में भारत ने पृथ्वी की किसी भी भूमि से अधिक लंबा और कठिन सफर तय किया है। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारत से अगर बहुत कुछ छीना तो बहुत कुछ दिया भी। मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में 1 दशक से अधिक रहा और उन पत्थरों को करीब से देखा है जो उसी ज्वालामुखी विस्फोट के लावा से बने हैं। पहले विस्फोटों से जो पश्चिमी घाट है वह ऊंची होती गई और डक्कन ट्रैपेज का निर्माण हुआ। ये सीढ़ीदार पहाड़ आप पुणे, अहमदनगर इलाके में खूब देख सकते हैं। उनमें से एक अंगूठे के आकार का है जिसे हम थम्स अप हिल कहते हैं। मैं कॉलेज के दिनों में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के लिए एक पुरंदर नामक जगह पर गया था। इन पहाड़ों पर जैसे प्रकृति ने हमारे लिए सीढ़ियां बना के रख दी है जो हमें नजर नहीं आती। इन्हीं पहाड़ियों के माध्यम से मैंने बताया कि शिवाजी ने औरंगजेब की फौज को रोक रखा था। इसकी जड़ें करोड़ों वर्ष पुरानी थी जब ज्वालामुखी के लावा ये सीढ़ियां बना रहे थे। इस कारण ही भारत का यह पश्चिमी इलाका ऊंचा होता गया और सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगी। अपवाद मैं पहले ही बता चुका हूं, नर्मदा और ताप्ती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वे अपवाद क्यों हैं ये तो आप जान ही चुके हैं, क्योंकि उनकी संरचना ही अलग तरीके से हुई है। वो गोंडवाना के काटने की वजह से बनी थी। कॉलेज के दिनों में मैंने बताया कि मैं पुणे और अहमदनगर की पहाड़ियों में जब घूम रहा था तो जहां तहां जो काले पथरीले टीले दिखते थे उसको देख के आप कह सकते हैं कि इसकी संरचना पूरी तरह से अलग है। अहमदाबाद का कोंकण काड़ा हो या अजंता एलोरा की गुफाएं हो, सभी ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। पुणे, मुंबई की तमाम पुरानी इमारतें और यहां तक कि जो गेटवे ऑफ इंडिया आप अगर जाएंगे तो वहां भी वही पत्थर है। कारवाड़ कर्नाटक के गोकर्ण में एक ओम आकार का बीच है। प्रणय लाल जो इस विषय में शोध कर चुके हैं उनके अनुसार यहाँ के पत्थर भी उसी तरह से बने हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक, बल्कि इस विस्फोट के एक मध्यम अंश ने गुजरात जो आज है उसकी जमीन भी बनाई, क्योंकि गुजरात उस समय एक द्वीप समूह हुआ करता था। वहां की जमीन समुद्र द्वारा कई टुकड़ों में बटी हुई थी, लेकिन इस ज्वालामुखी के लावा से वहां एक जमीन तैयार हो गई। हालांकि गुजरात की जमीन उससे भी नई है
और लगभग 90 लाख वर्ष पूर्व ही यह बनकर तैयार हुई है। कच्छ और पूर्वी पाकिस्तान में अभी भी कई छोटे छोटे दलदली टुकड़े मौजूद हैं जो उस समय की देन है। इन विस्फोटों से जहां जीवन नष्ट हो रहा था, यह सागर में विचरते भारत की गति किसी पावर इंजन की तरह तेज करती जा रही थी। एक अप्रत्याशित गति से भारत बढ़ता चला जा रहा था। पहले विस्फोट से अधिक भीषण दूसरा विस्फोट था, जिसके प्रभाव मध्य प्रदेश में नजर आते हैं। यह जानकर दुख हुआ कि उस वक्त के अधिकतर मैग्मा चैम्बर किसी न किसी सड़क बनाने के फेर में तोड़ दिए गए। झाबुआ का एक चैम्बर था, अब वो खत्म हो चुका है। इंदौर से 30 किलोमीटर दूर मानावर में एक ऐसे ही मैग्मा चैम्बर है जहां खनन चल रहा है, वो भी शायद अब बच न पाए। पचमढ़ी जो जगह है उसका भी निर्माण इसी विस्फोट की बदौलत हुआ है। इस विस्फोट के बाद 2 और बड़े विस्फोट हुए और भारत से, जैसा मैंने बताया, कई प्रजातियां लुप्त होती चली गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही ऐसा हो रहा था। डायनासोर और अन्य प्रजातियां पूरी दुनिया से ही अलग अलग कारणों से विलुप्त हो रही थी। आखिर अब एक ऐसे जीव का आना था जो इनके विलुप्त होने में सहायक होगा, मानव।